करें स्टार्ट क्लास? चल, तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके सितंबर 25 अटेम्प्ट की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी और आपने लॉ का कोर्स जो है वो डेफिनेटली कंप्लीट कर लिया होगा। अ, मैंने कुछ मैंने लॉ के रेगुलर लेक्चर्स आपके लिए यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल कर रखे हैं, तो आई थिंक आपने सबने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे। और अगर आपने लॉ मुझसे नहीं पढ़ा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कैश एंड बैंक अब आज हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्या प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। तो हम अब जब हमने लॉ के रेगुलर क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं, लॉ का एक बार हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है ड्यूरिंग द क्लास, तो अब हमको क्वेश्चन डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस का राइटिंग राइटिंग लिखना कैसे है, क्वेश्चंस को राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो वही हम ये राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं थ्रू दिस क्वेश्चन बैंक। तो अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर 25 में है, तो आपने जिस भी टीचर से लेक्चर्स लिए हैं या आपने मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री देखे हैं, तो उस केस में आपको कैशन बैंक, ये जो प्रैक्टिस मैं आज करवा रही हूँ, अगर ये कैशन बैंक आपको भी चाहिए, तो आप इस कैशन बैंक को ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं 9660633600 पे। ये कैशन बैंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करके लॉ कैशन बैंक लिख दीजिए। आपको कैशन बैंक हार्ड कॉपी फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपका अटेम्प्ट जनवरी 26 में है और आपने लॉ की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, आपने लॉ को प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया है, तो ऐसे केस में जो जनवरी 26 वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस क्वेश्चन बैंक को प्लस 2 मेन मॉड्यूल्स 2 मेन मॉड्यूल्स ऑफ सीए इंटर लॉ आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको भी सेम व्हाट्सएप ही करना है इस नंबर पे। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपका अटेम्प्ट लिख के भेजिए। आपको कैशन बैंक प्लस 2 मेन मॉड्यूल्स जो है उसका प्राइस और आपको वो कब तक डिलीवर होगा, वो सारी डिटेल्स हमारी टीम आपको बता देगी। ठीक है? तो आप जो जिस भी अटेम्प्ट के स्टूडेंट हैं, आप उसको उसके अकॉर्डिंग आप आपका अटेम्प्ट लिख के और आपका डिटेल्स लिख के भेज दीजिए। फाइन। तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये देखो बच्चों, होता क्या है, हर स्टूडेंट जो सीए इंटर का एग्जाम दे रहा है, लॉ का पढ़ाई कर रहा है, उसको लॉ समझ आ रहा है, उसको लॉ के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी काफी हद तक हो रही है। बट द पॉइंट इज कि मैम, उसको प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना नहीं आता, उसको राइटिंग लिखना नहीं आता लॉ को। और कुछ बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो बच्चों, आपको एग्जाम में तो क्वेश्चंस लिखने हैं ना, तो आप क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस करो। जैसे अगर तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो और अकाउंट्स में सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के चले गए, कॉस्टिंग पढ़ रहे हो सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले गए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया, तो विल यू बी एबल टू डू एनी क्वेश्चन इन एग्जाम? अकाउंट्स का या कॉस्टिंग का आप क्वेश्चन कर पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो सेम इसी तरीके से अगर आप लॉ को भी एग्जाम में बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लॉ में भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों। लॉ को सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आंसर राइटिंग लिखना आना चाहिए। अदरवाइज आपका प्रिपरेशन ही नहीं हुआ है, आप 100% तैयार ही नहीं हो एग्जाम के लिए। तो इस बात को थोड़ा माइंड में रखिए और उस अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली हम ये जो भी क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन है, ये मैं अलग क्यों रखती हूँ, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तब भी हम 1-2 क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पर अगर आपने पूरा कोर्स कर लिया, उसके बाद आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, तो वो लिंकेज सारे सेक्शंस का हमको क्लियर हो पाता है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन बैंक अलग से डिस्कस करती हूँ। और इस क्वेश्चन बैंक में आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे 70 मार्क्स के, वो भी डिस्कस होंगे। प्लस 30 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी। पर आपको उसके लिए मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट व्हाट्सएप कीजिए। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आप कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के डिस्कशन से। देखो, मैं जो ये वीडियोज़ आपके पास अवेलेबल होगी वो चैप्टर वाइज़ होगी, कि अपन चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आप अगर देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 में देयर आर 10 क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 में देयर आर 46 क्वेश्चंस। तो ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चंस तो अपन डिस्कस नहीं कर सकते, बट द क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं और जो मुझे लगता है कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज़। तो ये क्वेश्चंस आपका डिस्कशन वाला चीज़ रहेगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं।
मैं एट द सेम टाइम जो मेन मॉड्यूल्स है वो भी खोल लेती हूँ सो दैट जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है, जिनके पास ये बुक अवेलेबल है मेरी, उनको एट द सेम टाइम पेज नंबर आप रेफर कर लोगे बुक में कि हाँ मैम की इस बुक में हमें ये अवेलेबल है, ठीक है? तो अपन चलते हैं कैश एंड बैंक की तरफ, इसको डिस्कस करते हैं। चलो स्क्रीन पे देखना, बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करना, बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा फोकस अब है सितंबर 25 और वो एग्जाम हमको क्लियर करना है। और अगर आपका अटेम्प्ट जनवरी 26 भी है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है? तो अपन स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है? देखो, पढ़ते हैं साथ में डिस्कस करेंगे क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। अगर आप चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का आ रखा है और ये क्वेश्चन नंबर 4 एग्ज़ाम में जो आया था वो मई 21 में आया है, नवंबर 23 में आया है, फिर आईसीएआर ने इसको एमटीपी में भी दे रखा है मई 24 की। क्या लिखा हुआ है? एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। The information extracted from the audited financial statements of Smart Solutions Private Limited as on 31st March 2020 is as follows. पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीस का है और 5 लाख शेयर्स है कंपनी के, 10 रुपए का फेस वैल्यू है। कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस का है और कंपनी प्राइवेट कंपनी है। वेट, क्वेश्चन नंबर 4 कंपनी कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। पेड अप और टर्नओवर हमको दे रखा है। इट इज फर्दर अंडरस्टूड दैट नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, एक और कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है, नाइस सॉफ्टवेयर, उसने 2 लाख इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, फुल्ली पेड अप है। कौन सी कंपनी के? प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्ट सॉल्यूशंस वाली जो कंपनी है उसके। स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हैज फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेड ईयर विद द आरओसी, और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल कर दिए, पर कंपनी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं फाइल किए 2021 के। आरओसी हैज इशूड अ नोटिस टू स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कि कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं करी है अलॉन्ग विद बैलेंस शीट एंड पीएनएल। सो यू आर required to advise on the following point explaining the provisions of Companies Act. Whether Smart Solutions Private Limited, सबसे पहले तो ये पूछा है कि बताओ कि स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी है क्या? तो अगर तुमको याद है बच्चों, तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया है? टू टू कमेंट में बताओ फटाफट से, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 2 क्लॉज 85 में। और स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में ये लिखा है कि स्मॉल कंपनी वो होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है? पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है? 4 करोड़, और टर्नओवर कितना होता है? 40 करोड़। ये जो लिमिट यहाँ दी हुई है, ये जो लिमिट आपको यहाँ दी हुई है, ये पुरानी लिमिट है, तो प्लीज आप इसको इग्नोर करना, ये पुराने आंसर्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड है। अभी जो हमारा करंट लिमिट है मैं आपको वो बताती हूँ। आप चैप्टर 1 पे आएँगे, मॉड्यूल 1 में, पेज नंबर आपको मैं वो भी बता देती हूँ, पेज नंबर इज़ 1.4 पे। पेज नंबर 1.4 निकालो, स्मॉल कंपनी का डेफिनिशन हमने पढ़ा है। आई थिंक 1.9 पे है, सॉरी 1.9 पे है ना? या स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिसका अभी जो लिमिट है पेड अप कैपिटल का, दैट इज़ 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये अमेंडमेंट है, ठीक है? तो पेड अप कितना होना चाहिए? 4 करोड़ का, प्लस टर्नओवर कितना होना चाहिए? 40 करोड़ का। हमारी कंपनी का पेड अप कितना है? 50 लाख का, 4 करोड़ से कम है, और टर्नओवर कितना है? 2 करोड़ का, और टर्नओवर कितना अलाउड है? 40 करोड़ का। तो दोनों ही लिमिट से कम है, और दोनों ही लिमिट से अगर कम है तो इट विल बी अ स्मॉल कंपनी अभी तक तो, एज़ पर सेक्शन 285। फिर इन्होंने बोला है कि क्या स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल स्मॉल कंपनी मानी जाएगी जिसके इक्विटी शेयर्स पब्लिक कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं? तो अगर तुमको याद हो कि स्मॉल कंपनी का जो क्राइटेरिया है पेड अप और टर्नओवर वाला, ये कुछ कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होता, हमने क्लास में डिस्कस किया था। जैसे तुमको याद है तो फटाफट से रिकॉल करने की कोशिश करो कि कहाँ पे हमने पढ़ा था कि स्मॉल कंपनी वाली चीजें 3 को नहीं एप्लीकेबल होती है। किस किस को? होल्डिंग सब्सिडी को नहीं एप्लीकेबल होता, याद करूं, किसको नहीं एप्लीकेबल होता? होल्डिंग सब्सिडरी को। और किसको एप्लीकेबल नहीं होता? सेक्शन 8 वाली कंपनी को। और किसको एप्लीकेबल नहीं होता? कोई भी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्नड है उसको भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो क्या हमारी कंपनी सब्सिडरी कंपनी है क्या?
नाइस लिमिटेड ने स्मार्ट वाली कंपनी में 2 लाख शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और स्मार्ट कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? स्मार्ट कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 5 लाख रुपीस ना? स्मार्ट कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 5 लाख। तो 5 लाख में से 2 लाख शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो 40% होल्ड कर रखा है। और सब्सिडियरी होने के लिए तो मोर देन 1 हाफ ऑफ वोटिंग पावर चाहिए। और इसीलिए क्या स्मार्ट कंपनी नाइस लिमिटेड की सब्सिडियरी मानी जाएगी क्या? नहीं। और अगर ये सब्सिडियरी कंपनी नहीं है, तो हम स्मार्ट को क्या बोल सकते हैं? स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्मॉल कंपनी, ठीक है? तो क्या बोला है यहाँ पे? वेदर स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अभी एक पूछ रहे हैं, बताओ कि स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को हम पब्लिक कंपनी बोलेंगे क्या? सॉरी, स्मॉल कंपनी बोलेंगे क्या? तो हाँ, बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब्सिडियरी नहीं है ना, 40% होल्डिंग है तो वो सब्सिडियरी नहीं है। सेकंड, क्या स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने कोई डिफ़ॉल्ट किया है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में? तो इफ यू रिमेंबर अपन ने पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला सेक्शन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला सेक्शन पेज नंबर 1.4 पे, जल्दी से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपन ने डेफिनेशन पढ़ा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन है 240 में, कहाँ दिया हुआ है? 240 में। देखो, 44 फाइनेंशियल एफ, 44 एफ एफ 40 फाइनेंशियल, 40 फाइनेंशियल, ऐसा चलेगा। स्मॉल कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जो कि जिसमें, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होते हैं जिसमें बैलेंस शीट आएगा, पीएनएल अकाउंट इसमें आता है, कैश फ्लो आता है, सो क्या आता है, पर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो सेक्शन है, इसमें कैश फ्लो इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। किस-किस को नहीं इंक्लूड करना? ओपीसी को, स्मॉल कंपनी को, डोरमेंट कंपनी को और प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारी कंपनी तो स्मॉल कंपनी है ना? बोलो, हमारी कंपनी तो कौन-सी कंपनी है? स्मॉल कंपनी। और क्या स्मॉल कंपनी को सीएफएस बनाना कंपल्सरी है 240 में? नहीं। ऐसी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी, ऐसी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे देखो कौन-कौन से सेक्शन लग रहे हैं। अब बात करते हैं अपन आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो देखो बहुत ध्यान समझना, आंसर राइटिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, तो आप सबसे पहले सेक्शन कोट करो, अगर याद है तो। और अगर आपको सेक्शंस नहीं याद है, तो आप आंसर ऐसे लिखो, एज़ पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज़ एक्ट 2013। अगर सेक्शन याद है तो लिखो, नहीं याद है तो गलत मत लिख के आओ। उससे बेटर आप ये लिखो कि एज़ पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज़ एक्ट, वो बेटर रहेगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 285 में, जो स्मॉल कंपनी का डेफिनिशन हमको दिया है कि स्मॉल कंपनी वो होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, 4 करोड़ से कम होना चाहिए, टर्नओवर 40 करोड़ से कम होना चाहिए। प्लस स्मॉल कंपनी जो है अदर देन पब्लिक कंपनी होती है। स्मॉल कंपनी का जो ये सेक्शन है एप्लीकेबल नहीं होता होल्डिंग सब्सिडियरी को, हाँ या ना? होल्डिंग सब्सिडियरी को एप्लीकेबल नहीं होता, सेक्शन 8 वाली कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता, कोई भी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न है उसको एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये बात आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। प्लस आपको लिखना पड़ेगा सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनिशन जो 287 में दिया है। और इसमें आप क्या लिखोगे? सब्सिडियरी कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी जिसमें उस अदर कंपनी का सिग्निफिकेंट सॉरी, उस अदर कंपनी ने एटलीस्ट 1 हाफ ऑफ वोटिंग पावर से ज़्यादा होल्ड कर रखा है। ऐसी कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। तो ये आपकी डेफिनिशन में आएगा। प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनिशन 240 में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ड डेफिनिशन 240 में देखो मैं आपके लिए यहाँ पे बेटर प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तुम भी इसको साथ-साथ मेरे नोट करते जाओ। इसमें प्रोविज़न में आपको क्या-क्या लिखना है? प्रोविज़न में आपको लिखना है यहाँ पे 285, 287 प्लस 240, ये आपके प्रोविज़न्स में आएगा, तीनों सेक्शंस। फिर आप जब एनालिसिस लिखोगे, तो देखो बच्चे ना एनालिसिस लिखते वक़्त बहुत गलती करते हैं। वो एनालिसिस जब लिखते हैं तो पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। आपको एनालिसिस में क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है। आपको एनालिसिस में प्रोविज़न को एनालिसिस के साथ, क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके लिखना है। जैसे आप इसमें एनालिसिस क्या लिखोगे? आप इसमें सबसे पहला एनालिसिस लिखोगे कि ये जो स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके 2 लाख शेयर्स नाइस लिमिटेड ने होल्ड कर रखे हैं और कंपनी के पास टोटल 5 लाख शेयर्स है। तो नाइस लिमिटेड ने कंपनी में 40% शेयर होल्डिंग ही कर रखी है। यहाँ तक अपन लिखेंगे, कैलकुलेशंस करके दिखाएँगे। फिर अपन बोलेंगे इसीलिए जो हमारा स्मार्ट कंपनी है, वो नाइस लिमिटेड का सब्सिडियरी नहीं माना जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट, ये एनालिसिस का पहला पॉइंट हो गया। एनालिसिस का सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि जो स्मार्ट कंपनी है, उसका पेड अप और टर्नओवर 4 करोड़ और 40 करोड़ की लिमिट से कम है। कितना पेड अप है वो बताओ? कि इसका पेड अप 50 लाख है, टर्नओवर 2 करोड़ है, तो लिमिट से कम है।
तो ऐसे केस में इस कंपनी को क्या बोला जाएगा? स्मॉल कंपनी बोला जाएगा, क्योंकि ये सब्सिडरी भी नहीं है तो इसको स्मॉल कंपनी बोला जाएगा। थर्ड पॉइंट एनालिसिस में कि ये कंपनी क्योंकि स्मॉल कंपनी है, तो इस कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये कंपनी एग्जेम्प्टेड होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एनालिसिस हो जाएगा, और लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे कि स्मार्ट सॉल्यूशंस को स्मॉल कंपनी बोला जाएगा, यस, और डिफ़ॉल्ट किया है क्या? तो अपन बोलेंगे कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 एंड प्रोविज़न क्या लिखना है, एनालिसिस क्या लिखना है और कंक्लूजन क्या आएगा, ठीक है? चलो, चलो बच्चों इधर कॉन्संट्रेट करना, वापस सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपन। चलो, लेट्स गो। Referring to the relevant provisions of Companies Act, examine whether the following companies will be considered as listed company or unlisted company. ये कह रहे हैं बताओ ये जो कंपनीज है वो लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी या अनलिस्टेड कंपनी? तो देखो, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके सिक्योरिटीज लिस्टेड है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। कोई भी ऐसे कंपनी जिसके सिक्योरिटीज क्या है? लिस्टेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर। स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे पर। ये ए, बी, सी वाली जो कंपनीज़ है, इनको अपन लिस्टेड कंपनी में क्लासिफाई नहीं करते। अगर कोई पब्लिक कंपनी में देखो मैं पहले तुमको डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ, फिर क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली कह रहा था बताओ लिस्टेड है क्या अनलिस्टेड है, तो इसलिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिस्टेड कंपनी में वो पब्लिक कंपनीज़ नहीं आती। हमने सब रेगुलर क्लास में डिस्कस किया है इफ यू रिमेंबर। तो आप बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करो। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है, सॉरी, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक होनी चाहिए। मतलब पहली कंडीशन, लिस्टेड कंपनी पब्लिक होनी चाहिए, लिस्टेड कंपनी कभी प्राइवेट नहीं होती है। तो लिस्टेड कंपनी क्या होनी चाहिए? पब्लिक कंपनी। और लिस्टेड कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है, तो इसके शेयर्स अगर स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो फिर कहाँ लिस्टेड है? बट हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, मतलब डिबेंचर्स इन्होंने लिस्ट कराए हैं, और इन्होंने डिबेंचर्स इशू किए थे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, और वो इन्होंने लिस्टिंग करा ली सेबी के पास जाके। तो ऐसे केस में इस कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं बोला जाएगा। सिर्फ डिबेंचर्स लिस्ट कराने से प्राइवेट प्लेसमेंट में आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं हो जाती। सेकंड, आपने कोई प्रेफरेंस शेयर्स है वो लिस्ट करवा दिए। देखो, डिबेंचर्स या फिर आपने प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों, डिबेंचर्स या फिर अपने प्रेफरेंस शेयर्स जो कि नॉन कन्वर्टेबल है, अगर आपने उसका लिस्टिंग करवा दिया, आपने उसका क्या करवा दिया? लिस्टिंग करवा दिया, प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे आपने इशू किए थे, तो ऐसे केस में आपकी कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं बोला जाएगा। सेकंड, प्राइवेट कंपनी, देखो प्राइवेट कंपनी तो कभी लिस्टेड होती ही नहीं है, तो प्राइवेट कंपनी जिसकी डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है प्राइवेट प्लेसमेंट पे, तो वो कंपनी कभी भी लिस्टेड कंपनी में नहीं आएगी। पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, बट हुज़ अ अ, 1 मिनट यहाँ पे आई थिंक, चलो, तो अपन देखें एक बार क्या बोला हुआ है, कौन-कौन सी कंपनी बोली हुई है। एबीसी लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, ओके है, पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो सकती है। इसके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन्होंने लिस्ट करवा ली है, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। तो अभी पढ़ा ना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे लिस्ट कराने से आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं हो जाती, तो ये कंपनी क्या कहलाएगी? अनलिस्टेड ही कहलाएगी। सेकंड, सीएचजी लिमिटेड अगेन पब्लिक कंपनी है, इनके पास नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस वाले, तो क्या ये कंपनी लिस्टेड हो जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस कंपनी को भी क्या बोला जाएगा? अनलिस्टेड ही बोला जाएगा। थर्ड, पीआरएस लिमिटेड जो कि पब्लिक कंपनी है, उसके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं लिस्टेड है, बट इसके इक्विटी शेयर्स उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है जो कि इनके जुरिसडिक्शन में आते हैं। तो ऐसे को भी हम क्या बोलेंगे? अनलिस्टेड ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनलिस्टेड। तो ये तीनों कंपनीज़ क्या कहलाएगी? अनलिस्टेड, क्योंकि इनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है। आप देखो मेरे साथ-साथ ये हाइलाइट करते जाओ जो मैंने लिखा है, और मैंने पेज नंबर भी रेफर किया है। तो आप मेन मॉड्यूल का पेज नंबर भी रेफर कर लो। तो तुमको ईज़ी रहेगा चीज़ें याद करने में, रिकॉल करने में। चलो, समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 6 आंसर राइटिंग कैसे रहेगा? पहले प्रोविज़न लिखोगे, डेफिनिशन। डेफिनेशन में क्या आएगा? देखो, बहुत ध्यान से समझो, मैं आंसर राइटिंग सिर्फ आंसर नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मैं आंसर राइटिंग भी डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? एज़ पर सेक्शन 252 ऑफ कंपनीज़ एक्ट, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके सिक्योरिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। बट द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज़ आर नॉट कंसिडर्ड एज़ अ लिस्टेड कंपनी। इफ एनी पब्लिक कंपनी जिसके नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है,
और वो इश्यू किए थे प्राइवेट प्लेसमेंट पे। सेकंड, ऐसी कोई भी कंपनी जिसके नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है, इश्यू किए गए थे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, वो भी अनलिस्टेड है। थर्ड, ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी जिसका भी डेट लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के पास, तो भी वो कंपनी क्या कहलाएगी? अनलिस्टेड ही कहलाएगी। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है तुमको? बोलो क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट सबको? सबको क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? चलो, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रही हूँ, ध्यान से समझो, मज़ा आएगा तुमको पढ़ने में। तुमको ऐसा लगेगा कि मैम आपने पढ़ाया, क्वेश्चन डिस्कस किया और साथ का साथ रिवाइज भी हो गया ना, तो वो भी एक फायदा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? मिस्टर कौशल इज अ चार्टेड एंड एन एमबीए बाय प्रोफेशन। मिस्टर कौशल कौन है? चार्टेड है भाई। तुम भी तो फ्यूचर में जाके सीए बनने वाले हो ना, और प्लस सपोज करो तुमने एमबीए भी कर लिया, तो तुमने तो 4 चांद लगा दिए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बोला है। मिस्टर कौशल एक चार्टेड है और एमबीए भी है प्रोफेशन से। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज he has been appointed as एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ XYZ लिमिटेड। इसको हमने कैसे अपॉइंट किया है? एक डायरेक्टर की फॉर्म में हमने इसको अपॉइंट कर लिया। इसका जॉब प्रोफाइल इंक्लूड करता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करेंगे कंपनी के ऑन वेरियस कंप्लायंस मैटर्स, स्ट्रैटेजीज, बिजनेस प्लान्स एंड रिस्क मैटर्स रिलेटिंग टू द कंपनी। बेसिकली ये कंपनी को पूरा एडवाइस करने वाले हैं कि कंपनी को क्या क्या काम करना है और कैसे करना है। ठीक है, कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव पोजीशन, बताओ क्या मिस्टर कौशल को हम प्रमोटर कह दे क्या? एग्जामिन करो सेम अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो क्या पूछा है? प्रमोटर। वापस बोलो, क्या पूछा है? प्रमोटर। और अगर तुमको याद है तो प्रमोटर का डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 69 में। पेज नंबर 1.7 निकालोगे तो तुमको डेफिनेटली याद आएगा। 269। प्रमोटर। अब प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो पर्सन है जिसका नाम आपने प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर लिखा है। प्रमोटर वो पर्सन है जिसका नाम आपने प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है? एज अ प्रमोटर लिखा है, उसको अपन प्रमोटर कहते हैं। और जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है। कंपनी के अफेयर्स को कैसे कंट्रोल करता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसको कंट्रोल कर रहा है? कंपनी के अफेयर्स को। कैसे कंट्रोल कर रहा है? या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। एज अ शेयर होल्डर कंट्रोल कर रहा है, एज अ डायरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, और अदरवाइज शेयर होल्डर बन के करे, डायरेक्टर करे, अगर वो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, प्रमोटर। थर्ड, जिसके एडवाइस पे, डायरेक्शंस पे, इंस्ट्रक्शंस पे कंपनी का बोर्ड काम कर रहा है, जिसकी एडवाइस पे, डायरेक्शंस पे और इंस्ट्रक्शंस पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, उसको भी अपन प्रमोटर कहते हैं। तो देखो वापस सुनो, प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर लिखा है। प्लस प्रमोटर वो पर्सन है जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है। प्लस प्रमोटर वो पर्सन है जिसको आपने, जिसके डायरेक्शंस पे, इंस्ट्रक्शंस पे कंपनी के जो लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो काम करते हैं। पर अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करता है, तो वो प्रमोटर नहीं कहलाता। अगर कोई पर्सन किस में काम कर रहा है? प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो सीए काम कर रहा है, ये भी तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में ही तो काम कर रहा है। ये सीए भी एमबीए, ये तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है। और अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करता है, तो वो प्रमोटर नहीं कहलाता। तो डेफिनेशन में सबसे पहले, आंसर में सबसे पहले प्रोविजन लिखेंगे, फिर अपन लिखेंगे कि अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करता है तो वो नहीं काउंट होगा। तो यहाँ तक तो हमारे प्रोविजन आ गया। अब देखो एनालिसिस कितना स्मार्ट लिखा है। जितना ज़रूरत है सिर्फ इतना ही लिखा कि कौशल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस कर रहा है इन सब सारी बातों पे और प्रोफेशनल कैपेसिटी में कर रहा है। इसीलिए इसको प्रमोटर नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा इसको? प्रमोटर नहीं माना जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना सबको? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कशन का होता है खत्म। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 होता है खत्म। हमने चैप्टर 1 में जो डेफिनेशंस वाले सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वाले सेक्शन है वो कवर कर लिए। अब अपन चलेंगे चैप्टर नंबर 2 पे, जहाँ पे हमारे और क्वेश्चंस डिस्कशन होने वाले हैं। पर उससे पहले मैं तुमको 5 मिनट का ब्रेक देती हूँ, देन वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 2।